नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज के होने वाले एग्जाम यानी सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के होने वाले एग्जाम के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों, लगातार एक से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। परिस्थिति किसे कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है परिस्थिति, ये आपसे पूछा गया है। तो परिस्थिति का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ स्टेटस, प्रत्येक व्यक्ति की समाज में परिस्थिति निश्चित की जाती है। याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की समाज में परिस्थिति निश्चित की जाती है, ठीक है। एक ही व्यक्ति को समाज में कई परिस्थितियां प्राप्त होती है। याद रखिए दोस्तों, एक ही व्यक्ति को समाज में कई परिस्थितियां प्राप्त होती है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी स्त्री का पति है, देखिएगा डिफरेंट टाइप हो, एक ही इंसान है लेकिन कोई किसी के लिए पति है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटा है, एक ही इंसान, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी स्त्री का क्या है, पति है, बच्चों का पिता है, एक अन्य व्यक्ति का पुत्र है। अतः समाज में विभिन्न संबंधों के आधार पर व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान की जाती है। परिस्थिति की यह भी विशेषता है कि इसके साथ उसकी भूमिका भी जुड़ी होती है। समाज के नियमों और प्रतिमानों के अनुसार व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार आचरण या व्यवहार करना होता है। याद रखिए दोस्तों, जैसा परिस्थिति वैसे ही आचरण और व्यवहार करना होता है, ठीक है। बता दिए ना, एक ही इंसान का भिन्न भिन्न टाइप्स बता दिए। एक इंसान किसी का पति है, किसी का पिताजी है, ठीक है, किसी का भैया है, किसी का चाचा है, ठीक है। उसी हिसाब से परिस्थिति प्रदान किया जाता है और उसी हिसाब से हमें आचरण भी करना चाहिए और व्यवहार भी करना चाहिए। इसी को परिस्थिति कहते हैं। याद कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में आपको समझा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख सकते हैं आप लोग। संस्कृति क्या है स्पष्ट करें अथवा संस्कृति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संस्कृति क्या है स्पष्ट करें अथवा संस्कृति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। संस्कृति मानव का सामाजिक विरासत है। ये दोस्तों एक सामाजिक विरासत में मिला हम लोग को, ठीक है। ये संस्कृति क्या है, मानव की सामाजिक विरासत है, ठीक है। ये लोगों के विचार और कार्य अर्थात चिंतन और व्यवहार का समुच्चय है। अतः सामूहिक जीवन की समस्त उपलब्धियों को सम्मिलित रूप से संस्कृति कहा जा सकता है। याद रखिएगा, सामूहिक जीवन की समस्त उपलब्धियों को सम्मिलित रूप से संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति आदर्श प्रतिमान, मूल्य, विश्वास, राजनीतिक प्रतिमान, आर्थिक संगठन, आचार संबंधी नियमों आदि पर आधारित होता है। संस्कृति के तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रियाओं द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होते रहता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, संस्कृति के प्रकारों पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा संस्कृति के प्रकार को बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृति 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, संस्कृति 2 प्रकार की होती है। पहला भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकारों को अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं भौतिक संस्कृति क्या है, ठीक है। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या दोस्तों, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें हम देख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहला क्वालिटी, इन्हें हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं यानी छू भी सकते हैं, और इंद्रियों द्वारा आभास भी कर सकते हैं, ठीक है, फील भी कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तकनीक क्या क्या दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत तकनीक, उपकरण, उपभोक्ता वस्तुओं जैसे घड़ी, पेन, पंखा, मोटर आदि, गृह सज्जा यानी घर को सजाने वाला सामान, ठीक है, एवं भवन निर्माण कलाओं, उत्पादन विधियों, व्यापार और वाणिज्य, युद्ध कला एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें हम भौतिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभौतिक संस्कृति। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभौतिक संस्कृति, यानी इसके अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त है, ठीक है। पहला वाला था याद दोस्तों मूर्त था, ये अमूर्त है। याद रखिएगा, जिनका कोई नाप तोल आकार रंग रूप नहीं होता है, ठीक। याद रखिएगा, ये अमूर्त है यानी इनका कोई भी नाप तोल आकार रंग रूप नहीं होता है, और इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता है बल्कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। याद रखिएगा, जबकि भौतिक में हम लोग टच भी कर सकते थे
और उसे छू सकते थे ना, ये और देख भी सकते थे, लेकिन इन्हें हम छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक विरासत में प्राप्त मापदंड विचार, विश्वास, मूल्य, व्यवहार, रीति रिवाज, अनुष्ठान, साहित्य, कानून, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि आते हैं। ठीक है, अभौतिक संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। याद रखिएगा, अगर आपको सिंपल में लिखना है तो बस याद रखिएगा भौतिक संस्कृति में क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आवाज कर सकते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जिनका कोई नाप तोल आकार रंग रूप नहीं होता है, बस क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, क्या है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, सामाजिकरण क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सामाजिकरण क्या है, तो इसका आंसर लोग देख सकते हैं। सामाजिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों, सामाजिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में निरंतर रूप से चलती रहती है, कभी भी फुल स्टॉप नहीं होती। याद रखिएगा, कभी भी बंद नहीं होती है। ठीक है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विचारों, मूल्य, प्रतिमानों, आदतों तथा दृष्टिकोण को प्रभावित भी करती है और उसमें सामाजिक अनुकूलन का विकास करती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज के साथ बांधती यानी जोड़ती है। याद रखिए, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, अवलोकन को परिभाषित करें। अवलोकन को हम लोग दोस्तों ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इनको परिभाषित करने बोला है, यानी आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, अवलोकन किसे कहते हैं, यहां पर पूछा गया है, अवलोकन को परिभाषित करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवलोकन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पीवी यंग ने अवलोकन की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवलोकन आंखों द्वारा स्वाभाविक रूप से घटनाओं के अध्ययन की व्यवस्थित योजनाबद्ध पद्धति। याद रखिएगा दोस्तों, आंखों देखिए, क्या, आंखों द्वारा स्वाभाविक रूप से घटना के अध्ययन की व्यवस्थित योजनाबद्ध पद्धति है। अवलोकन का उद्देश्य जटिल सामाजिक घटनाओं, सांस्कृतिक प्रतिमानों या मानव व्यवहार के अंतर्गत पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंत संबंधित तत्वों की प्रकृति व प्रभाव को जानना है। ठीक है, मोटे तौर पर कह सकते हैं, क्या दोस्तों, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि किसी विषय के अध्ययन तथा अनुसंधान में आधार सामग्री एकत्रित करने की वह विधि जिसमें शोधकर्ता स्वयं जाकर किसी सामाजिक घटना को अपनी आंखों से घटते हुए देखता है और संबंधित गतिविधियों तथा उनके प्रभाव को बारीकी से निरीक्षण करके रिकॉर्ड करता है, अवलोकन विधि कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी जो है शोधकर्ता खुद जाता है, स्वयं जाकर क्या, आंखों देखी जो घटना दोस्तों उनका वर्णन करता है, उनकी संबंधित गतिविधियों और उनके प्रभाव को बारीकी से निरीक्षण करता है और रिकॉर्ड करता है, इसे हम क्या कहते हैं, अवलोकन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, सहभागी अवलोकन यानी सहभागी अवलोकन, अवलोकन का वह स्वरूप है जिसमें अवलोकनकर्ता किसी सामाजिक समूह या इकाई की किसी गतिविधि का अवलोकन उस समय के सदस्यों में घुल मिलकर या उस गतिविधियों में भागीदार होकर करता है। यानी याद रखिएगा दोस्तों, पार्टिसिपेट करके करता है, मिलकर करता है, सदस्यों के साथ घुल मिलकर उनकी गतिविधियों में भागीदार होकर करता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहभागी अवलोकन कहते हैं। शोधकर्ता गतिविधियों में भाग भी लेता है और अवलोकन भी करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट भी करता है और ऑब्जर्वेशन भी दोनों साथ साथ करता है, तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहभागी अवलोकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है, असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं। ठीक है, सहभागी हम बताएंगे, सहभागी यानी साथ साथ भाग लेने वाला। ठीक है, सहभागी मतलब साथ साथ भाग लेने वाला और उसका अवलोकन करने वाला को हम क्या कहते हैं, सहभागी अवलोकन। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, असहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, असहभागी यानी
सहभागी नहीं होना, यानी भाग नहीं लेना है, ठीक है। दूर से ही हमको क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। अवलोकन का वह रूप जिसमें अवलोकनकर्ता जिस सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन करता है उसमें स्वयं भाग नहीं लेता है। बता दिए दोस्तों, जिसमें स्वयं भाग नहीं लेता है बल्कि बाहर से ही उसको अपनी आंखों से देखता है और उन्हें समझने तथा जानने का प्रयास करता है और आधार सामग्री एकत्रित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, जिसमें स्वयं भाग नहीं लेता है। याद रखिएगा दोस्तों, अवलोकन करता है, इसमें स्वयं भाग नहीं लेता है, बस अपने आंखों से देखता है, बाहर से अपनी आंखों से देखता है, उन्हें समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है और आधार सामग्री एकत्रित करता है। ऐसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोग का आगे भी हेल्पफुल वीडियोस दिला पाऊं, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों की जरूरत है। सॉरी टाइम नहीं मिल पा रहा था दोस्तों, ठीक है, बहुत ही टाइम निकाल कर दोस्तों आए हैं, ठीक है, और क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, ठीक है, मिल ही नहीं पा रहा था टाइम आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, एग्जाम से पहले आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में पड़ोस के योगदान की व्याख्या करें, ठीक है। क्या पूछा गया, पड़ोस का क्या योगदान है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपके आस पड़ोस कैसे दोस्तों, कमेंट बताइएगा, ठीक है। आस पड़ोस से आपको कैसे सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसा आस पड़ोस होगा ना दोस्तों, वैसे ही आपका नेचर भी होगा, ठीक है, वैसे ही सीख आपको मिलेगी। तो पड़ोस की बहुत ही भूमिका होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, सामाजिकरण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। पड़ोस सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन। याद रखिएगा दोस्तों, पड़ोस जो होता है ना, नेबर जो होता है, वो एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। पड़ोसियों के संपर्क में आने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत ही कुछ सीखते हैं पड़ोस से, ठीक है, आस पड़ोस से। उनके विचारों, आदर्शों, मान्यताओं, क्रियाओं एवं सुझाव का बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन 9 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या लिखा गया है। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है, याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो सामाजिक सर्वेक्षण है एक वैज्ञानिक विधि है और इसके द्वारा जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण ही सर्वेक्षण है, ठीक है। इसके द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, समाज कल्याण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बर्गेस ने क्या कहा। बर्गेस का कहना है, एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया इसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का अध्ययन, ठीक है। याद रखिएगा, ये सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सिंपल में लिख दीजिएगा, एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, साक्षात्कार, ठीक है। चलिए इनका नाम तो आप लोग हिंदी में आपको अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू नाम जानते हैं दोस्तों, बस इंटरव्यू है, ठीक है। साक्षात्कार क्या, ऐसे आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लिश में हम इनको इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग समझते हैं, क्या लिखा गया है। साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह को जिससे की सूचना प्राप्त करनी है, आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचना संकलित है, ठीक है। साक्षात्कारों में लचीलापन होता है, प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, प्रश्नों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इस पद्धति की कमजोरी यह है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। याद रखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। साक्षात्कार क्या है दोस्तों, एक प्रविधि है, इसके अंतर्गत अनुसंधान करता है, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या समूह को जिससे की सूचना प्राप्त करनी होती है, आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है। सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहले सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन को देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं सामाजिक परिवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन,
सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं तथा प्रतिमानों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं तथा प्रतिमानों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंख्या आदि में होने वाली परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है ना दोस्तों, क्योंकि ये सोशियोलॉजी यानी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपसे पूछे भी जा सकते हैं विवाह से आप क्या समझते हैं, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, जाति से आप क्या समझते हैं, समूह से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से बना बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत ही कम बचा है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। ठीक है, अब वहां जाकर लिख डालिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछे ना तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सोशियोलॉजी है यानी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समाज से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से दिमाग को स्थिर रखिएगा, आराम से जोड़ जोड़ के लिखिएगा। ठीक है, डरिए मत। ठीक है, चलिए देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज की संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों से। याद रखिएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है समाज की संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, विचार आते, ज्ञान आते, मूल्य आते, नैतिकता आते, कला आते तथा धर्म आदि में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बताएं आपको कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो याद रखिएगा, सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं तथा प्रतिमानों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे परिवार में होने वाले परिवर्तन, विवाह में होने वाले परिवर्तन, नातेदारी, ये सब आते हैं दोस्तों किसमें, सामाजिक परिवर्तन में। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या आते हैं, विचार, ज्ञान, मूल्य, नैतिकता, कला तथा धर्म में परिवर्तन जो होता है दोस्तों, उसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, प्रतियोगिता क्या है, प्रतियोगिता जिसे हम प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं यानी कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। प्रतियोगिता वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के सदस्य किसी वस्तु, पद, पुरस्कार या लाभ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को परास्त कर यानी उनको हरा कर उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि समाज में वस्तुओं, पुरस्कारों, धन संपत्ति की उपलब्धता सीमित होती है। याद रखिएगा, सीमित होती है, अतः उनकी प्राप्ति के लिए लोगों में संघर्ष होता है और जो संघर्ष में विजयी हो जाए वह उसे प्राप्त कर लेता है। अतः समाज में प्रतियोगिता की प्रक्रिया भी स्वाभाविक तथा निरंतर रूप से चलती रहने वाली प्रक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, हर चीज में कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन हर चीज में, यानी कंपटीशन है तो संघर्ष है। ठीक है, सब आगे बढ़ना चाहता है, यही तो कंपटीशन है दोस्तों, यही तो प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते। क्वेश्चन 13 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, संघर्ष किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संघर्ष किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया, संघर्ष का अर्थ पूछा गया। तो याद रखिएगा, संघर्ष एक क्या है दोस्तों, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में किसी ना किसी रूप से चलती रहती है। याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में किसी ना किसी रूप से क्या होती है, चलती रहती है। सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक जीवन का एक अंग है, क्योंकि जब दो व्यक्तियों या समूहों के बीच अंत क्रिया होती है तो उससे सहयोग भी प्रकट हो सकता है या विरोध भी। ठीक है, और संघर्ष भी। याद रखिएगा, साधारण तौर पर संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को किसी भी साधन से पराजित करने का प्रयास करते हैं, हराने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त काम ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया था, या अगस्त काम ने समाजशास्त्र का स्थापना कब किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, अंत समूह तथा बाह्य समूह। क्या है, अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट करने बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग अंत समूह को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाह्य समूह को देखेंगे। ठीक है, तो अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर
समनर ने समूहों को अंत तथा बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है। ठीक है, आपसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत समूह तथा बाह्य समूह को किन्होंने वर्गीकृत किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समनर ने वर्गीकृत किया है। इनमें निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। चलिए पहले हम लोग अंत समूह के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिन्हें इन ग्रुप्स कहते हैं, इनमें हम भावना तथा अथवा अपनापन पाया जाता है। ठीक है, किसमें दोस्तों? अंत समूह में हम भावना पाया जाता है, अपनापन पाया जाता है। ठीक है, इसमें संबंधों में निकटता पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है। याद रखिए दोस्तों, निकटता पाई जाती है, घनिष्ठता पाई जाती है। इसके अंतर्गत समूह के सदस्यों में त्याग और सहानुभूति की भावना पाई जाती है। ठीक है, त्याग की भावना पाई जाती है, सहानुभूति की भावना पाई जाती है। याद रख लीजिएगा, इसमें सुख दुख की आंतरिक भावना पाई जाती है। अंत समूह बड़े भी हो सकते हैं। उदाहरण, किसी भी हमले के समय देश के निवासियों में स्वयं अंत समूह बन जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये था अंत समूह। चलिए अब देखते हैं बाह्य समूह। ठीक है, आउट ग्रुप्स। ठीक है, क्या लिखा गया देख सकते हैं। इसमें हम भावना अथवा अपनापन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, जैसे अंत समूह में हम भावना और अपनापन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, इसमें संबंधों में दूरी पाई जाती है। जैसे अंत समूह में निकटता पाई जाती है, इसमें दूरी पाई जाती है। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट करके लिखिएगा, आपको याद करने में भी सुविधा होगा, आपको लिखने में भी सुविधा होगा। ठीक है, पहले बताइएगा अंत समूह में क्या दोस्तों? तो अंत समूह में हम भावना और अपनापन पाया जाता है, जिसके विपरीत बाह्य समूह में हम भावना भी नहीं पाया जाता है और अपनापन भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अंत समूह में क्या दोस्तों? निकटता पाया जाता है, घनिष्ठता पाया जाता है। इसके विपरीत बाह्य समूह में ये दोनों नहीं पाए जाते। याद रखिए दोस्तों, उसमें त्याग की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है। इसमें औपचारिक ढोंग किया जाता है दोस्तों, ये सब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सुख दुख के बाहरी रूप पाया जाता है। ठीक है, सुख दुख का बाहरी रूप पाया जाता है, यानी ढोंग दिखाया जाता है। ठीक है, होता कुछ नहीं है। बाह्य समूह परिस्थिति के अनुसार भी हो सकते हैं। एक ही देश के विभिन्न नगर के लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावना बाह्य समूह की प्रवृत्ति है। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि बटा हुआ है ना, सब बट के रहता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावना बाह्य समूह की प्रवृत्ति है। याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक समूह क्या है दोस्तों? प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। याद कर लीजिएगा, ये प्राथमिक समूह क्या होता है दोस्तों? आमने सामने में जो होता है वो घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह का आकार भी छोटा होता है। इसके सदस्यों के उद्देश्य एवं इच्छाएं साधारणतः समान होती है। ठीक है, इन लोगों का उद्देश्य और इच्छा लगभग समान होता है। इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये जो होते हैं दोस्तों प्राथमिक समूह, इन लोगों का संबंध जो होता है उनमें घनिष्ठता पाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके विपरीत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं क्या पूछा गया? द्वितीयक समूह की विशेषता बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द्वितीयक समूह की विशेषता बताइए। तो द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषता है क्या? देखिए, इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मैंने बताया प्राथमिक समूह क्या होता है दोस्तों? उनका आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का क्या होता है? इनका आकार बड़ा होता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके सदस्य के बीच घनिष्ठता का अभाव होता है, जबकि प्राथमिक समूह में क्या होता है दोस्तों? घनिष्ठता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में घनिष्ठता नहीं पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसमें औपचारिक संबंध की प्रधानता होती है। इसका निर्माण किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि प्राथमिक समूह में हम लोग क्या पढ़े कि उसमें सदस्यों के उद्देश्य और इच्छाएं लगभग सबकी समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक समूह क्या है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सामाजिक समूह क्या है? तो याद कर लीजिएगा, सामाजिक समूह का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य स्वार्थ अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे समूह का हम सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य स्वार्थ और एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक समूह कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं? आ गया दोस्तों ग्रामीण समुदाय। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ग्रामीण समुदाय या समाज ऐसा समुदाय है जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। याद रखिए दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं,
वे प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व रहते हैं दोस्तों, प्रकृति पर, ठीक है। इन लोग प्रकृति पर ज्यादा निर्भर करता है, ठीक है, जिसका एक निश्चित स्थान है, ठीक है, इन लोग का एक निश्चित स्थान है, इनका आकार छोटा होता है। याद रखिए दोस्तों, जिसका आकार छोटा होता है। ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठता, निकटता, प्राथमिक संबंध, अनौपचारिकता और समानता पाई जाती है। याद रखिए दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, याद रखिएगा, सभी निकट रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इन लोगों के बीच में जो होता है दोस्तों घनिष्ठता होता है, ठीक है, जबकि नगर में दोस्तों ये सब नहीं होता है, ठीक है। नगर का जो होता है ना, एक ही फ्लैट का आदमी है ना दोस्तों, ऊपर नीचे का आदमी एक दूसरे को नहीं पहचानता है, ये था तो दोस्तों नगर, ठीक है। लेकिन गांव के आदमी दोस्तों सभी एक दूसरे को पहचानते हैं, सुख दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और ये जो गांव होता है दोस्तों, वो क्या है, प्रकृति से निकटता रखते हैं, ठीक है। इसकी जीविका मुख्यतः प्रकृति द्वारा उत्पादित प्राथमिक वस्तुओं से होती है। याद रखिए दोस्तों, ये लोग का मेन जो जीविका होता है ना, ये लोग का क्या है, खेती बाड़ी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्या है, नगरीय समुदाय से क्या समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। नगर वह समुदाय है जो ग्रामीण समुदाय की तुलना में अधिक व्यापक होता है। व्यापक का मतलब अधिक फैला हुआ होता है, ठीक है, यानी इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। जहां दैत्तिक संबंधों और नियंत्रणों, उद्योग एवं व्यापार, जनसंख्या का अधिक घनत्व, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक गतिशीलता जैसे तत्व मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, ये लोगों का लाइफ जो होता है दोस्तों बिजी रूटीन वाला लाइफ होता है, ठीक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उद्योग और व्यापार का बोलबाला होता है, ठीक है, यानी यहाँ बिजनेस देखने को मिलता है। जबकि हम गांव के बारे में क्या बताएं आप लोगों को, खेती बाड़ी देखने को मिलते हैं, प्रकृति से संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। प्रकृति से निकटता रहता है दोस्तों, घनिष्ठ रहता है, ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ नगर एकदम विपरीत है दोस्तों, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। ये लोगों का जो होता है दोस्तों बिजनेस, उद्योग, व्यापार, ये सब में उलझे हुए रहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही भयंकर होता है दोस्तों, यहाँ का आबादी बहुत रहता है, जबकि गांव का आबादी एक लिमिटेड रहता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन के बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह से आप क्या समझते हैं। तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आंसर देखते हैं दोस्तों, चलिए समझते हैं। औपचारिक समूह को पहले समझते हैं, ठीक है। तो वे समूह जो व्यवस्थित व संगठित होते हैं, याद रखिए दोस्तों, व्यवस्थित भी होते हैं और संगठित भी होते हैं, ठीक है, औपचारिक समूह कहलाते हैं। इस समूह का आकार निश्चित, आकार, स्थान, उद्देश्य, नेता, सदस्य, सब कुछ पूर्व निश्चित होता है। याद रखिए दोस्तों, इस समूह का जो आकार होता है, स्थान होता है, उद्देश्य होता है, नेता होता है, सदस्य होता है, सब कुछ पूर्व निश्चित होता है, यानी पहले से ही निश्चित होता है। इसे हम औपचारिक समूह कहते हैं। जबकि अनौपचारिक समूह किसे कहते हैं, इसमें संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, ये संगठित नहीं होते, ये व्यवस्थित भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आकार, उद्देश्य, सदस्य, नेता कुछ भी निश्चित नहीं होता। जबकि हम औपचारिक में क्या पढ़े दोस्तों, सब कुछ पूर्व निश्चित होता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। सभी गतिविधियों या कार्य आकस्मिक होते हैं, ठीक है, अचानक होने वाला घटना है, ठीक है। याद रखिएगा, यही था डिफरेंस औपचारिक और अनौपचारिक में, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अंत समूह की अवधारणा किसने दी, ये क्वेश्चन का आंसर लोग दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है, याद रखिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, ग्रामीण जो समाज होता है उसकी विशेषता याद रखिएगा कृषि, ठीक है। ये लोग ज्यादातर कृषि पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। क्या है दोस्तों, जाति एक बंद वर्ग है, स्पष्ट कीजिए, आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर वो समझते हैं, ठीक है, समझिए क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। समझ जाएंगे तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। सोशोलॉजी है दोस्तों, याद रखिएगा, समाज शास्त्र है, समाज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है, बना बना कर लिख दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों, आप लोग पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, ठीक है। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सोचे कि हमको याद नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं, परफेक्ट आंसर का वेट में मत रहिए, ठीक है, नहीं तो आप छोड़ के चले आएंगे, आपको लड्डू मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जहां तक यथासंभव अपने ही भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में दोस्तों सही लिख दीजिएगा, ठीक है, जोड़ जोड़ के लिखिएगा। समाज से रिलेटेड है, क्या लिखना है, ठीक है, जोड़ जोड़ के अपने से लिखिएगा बस,
ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देख सकते हैं दोस्तों, जाति एक बंद वर्ग है, स्पष्ट कीजिए। तो जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के महत्वपूर्ण साधन है। याद रखिए दोस्तों, जाति और वर्ग जो है सामाजिक स्तरीकरण के महत्वपूर्ण साधन है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जन्म से ही जाति डिसाइड हो जाता है। याद रखिएगा, जन्म से ही जाति डिसाइड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो जाति एक बंद वर्ग है। ये जो कथन है दोस्तों, याद रखिएगा किसने कहा था, मजुमदार एवं मदन ने कहा था। याद रखिएगा, मजुमदार एवं मदन ने ही कहा था जाति एक बंद वर्ग है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था। याद रखिएगा, मजुमदार एवं मदान ने कहा था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि वर्ग में आय के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, जाति जो होता है वो जन्म से ही निर्धारित होता है। जन्म हुआ यानी आपका जाति डिसाइड हो गया, तथा व्यक्ति की मृत्यु तक जाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वर्ग में आय के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसका मुख्य संबंध उसी जाति सदस्यों से बना होता है, उसे उसी जाति में विवाह करना होता है तथा वह जाति से संबंधित परंपरागत व्यवसाय को अपनाने को बाध्य होता है, ठीक है। अतः कहा जा सकता है जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है, बंद वर्ग है, बंद कमरा है। याद रखिएगा कि जाति जो होता है दोस्तों वो जन्म से ही डिसाइड हो जाती है और जिस जाति से रिलेटेड है उसी टाइप का आपको व्यवसाय चुनने को कहा जा सकता है। और आप जाति के बाहर शादी भी नहीं कर सकते, विवाह भी नहीं कर सकते हैं, यानी आप क्या है, बंद है। यानी जाति क्या है दोस्तों, एक बंद वर्ग है, ठीक है। किसने कहा था ये भी याद कर लीजिएगा, मजुमदार एवं मदान ने कहा था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है। संयुक्त मतलब दोस्तों ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, जो गांव में ज्यादा देखने को मिलती है, शहर में नहीं, ठीक है। शहर में हमें एकाकी परिवार देखने यानी सिंगल फैमिली देखने को मिलते हैं। एकाकी परिवार मतलब दोस्तों पति पत्नी और बच्चा, ठीक है, यानी सेपरेट। जबकि दोस्तों ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, एक छत के नीचे पूरे परिवार। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा परिवार मतलब सभी चाचा जेठा, ठीक है, सब रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। चलिए अच्छे से आपको समझाते हैं। संयुक्त परिवार लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। याद रखिएगा, एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, जिनका एक रसोई घर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इन लोगों का जो रसोई घर होता है दोस्तों वो एक होता है, ठीक है। इन लोगों का चूल्हा एक होता है, खाना एक साथ बनता है, खाते भी एक साथ है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दोस्तों एकाकी परिवार होता है वो अलग होता है, याद रखिए, ठीक है। तो संयुक्त परिवार का जो होता है, ये लोग एक छत के नीचे रहते हैं और इनका जो रसोई घर होता है दोस्तों एक ही होता है, ठीक है। संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। याद रखिएगा, पारिवारिक पूजा में सामूहिक रूप से ये लोग भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के नातेदारी संबंध से जुड़े होते हैं। याद रखिए दोस्तों, तो आपसे पूछा भी जा सकता है नातेदारी से आप क्या समझते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली के बारे में। अब आ गया एकाकी परिवार, ठीक है। तो एकाकी परिवार या सर्वाधिक छोटा तथा पूर्ण परिवार है। इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बस पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। बच्चे विवाह के बाद अपने परिवार का साथ छोड़कर स्वयं के परिवार का निर्माण करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, एकाकी परिवार। इसका बोलबाला अभी हो गया दोस्तों मॉडर्न एज में, ठीक है। और याद रखिएगा, स्मॉल फैमिली इज ऑलवेज हैप्पी फैमिली, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो था आप लोग के लिए टॉप 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है, और आज के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। बस आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है। अपना 100% दीजिएगा। क्वेश्चन घुमा के आएगा तो आप लोग आराम से खुद के अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, ठीक है। आराम से खुद बना बना के लिखिएगा, एकदम होपलेस नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा एक दिमाग में रखिएगा एक बात मेरा, ठीक है, समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, जाति विवाह, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा ना दोस्तों समाज से होगा, ठीक है। समाज में जो जो चीज आप लोगों को देखने को मिलती है वो क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आराम से अपने शब्दों में लिखिएगा, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आराम से जोड़ के लिखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना 100% देकर आइएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।